तो जिस भाव से जो विचार करते हैं उस भाव से उतना आगे भी उस चीज का हम विचार कर सकते। तो यहाँ पर जो आयु स्थान हमारा अष्टम है, तो अष्टम से भी अष्टम हम थर्ड भाव से भी आयु का विचार करते हैं। कहा तयो माने दोनों, बोथ। तयो का मतलब होता है बोथ। तयोरपि व्यय स्थानम मारक स्थानम उच्यते। कहा दोनों का व्यय स्थान। तो दोनों का व्यय स्थान का मतलब क्या हो गया? जो अष्टम का व्यय का मतलब 12, अष्टम का 12 हो गया सप्तम, और थर्ड का 12 हो गया सेकेंड। तो मारक स्थान मुच्यते, इनको मारक स्थान बोलते हैं। तो सप्तम भाव को और सेकेंड भाव को हम मारक स्थान बोलते हैं, इसको लिख लीजिए। और कहा इनके स्वामी को हम मार्केश बोलते हैं। हाँ, तो सप्तम भाव में यदि कोई ग्रह बैठे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? मारक ग्रह। अब इस कुंडली में देखें 6 फरवरी में सेकेंड हाउस में चंद्रमा बैठा है और सेवंथ हाउस में केतु बैठा है। तो यानी कि चंद्रमा और केतु इस कुंडली के लिए मारक ग्रह हो गए। और दो का जो स्वामी है वो मंगल है और सात का स्वामी है वो बुध है। तो कहा मंगल और बुध, ये दो प्लानेट जो हो गए वो मार्केश हो गए। तो कहा कि इससे फायदा क्या हुआ? तो कहा कि मारक और मार्केश की जब दशा आए तो कष्ट देता है, लेकिन आयु समाप्त होने के बाद इनकी दशा आए तो कहा डायरेक्ट मृत्यु देता है। फिर कष्ट नहीं देगा, फिर मृत्यु देगा। तो जब किसी की कुंडली में मार्केश और मारक ग्रह की दशा आता है तो सबसे पहले एक नजर लॉन्गिविटी पे देख लेना चाहिए। आजकल तो सब एक क्लिक पे है, सॉफ्टवेयर में एक नजर देख लो कि उसकी लॉन्गिविटी का हाल क्या है। यदि सॉफ्टवेयर में लॉन्गिविटी चेंज नहीं भी करना चाह रहे हैं ना, तो आयु देखने के लिए तीन चीजों को नोट कर लें, आप चेक कर लें। पहला चेक करें कि केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह हो, 8 12 खाली हो, 3 6 10 11 में पाप ग्रह हो, तो उसकी लॉन्गिविटी ठीक है। अब इस कुंडली में हमने क्या देखा कि केंद्र में ही पाप ग्रह बैठे हैं, लेकिन गुरु भी बैठा है, लेकिन 11 में जो सूर्य बैठा है एक कहीं ना कहीं उसकी लॉन्गिविटी को बढ़ा रहा है। लेकिन दो पाप ग्रह लगन में बैठ गए ना, तो एक कहीं ना कहीं इसकी लॉन्गिविटी के लिए वो ठीक नहीं है। तो ऐसे में न्यूट्रल में एक बार इसकी लॉन्गिविटी चेक कर लेना चाहिए। और कहा कि तत्राप्यद्य व्यवस्थान द्वितीय बलवत्तरम। हमेशा याद रखिएगा कि जो दूसरा मारक स्थान है वो बड़ा बलवान है, क्योंकि हमेशा उत्तरोत्तरो बलम, इस फॉर्मूला को बिल्कुल रट लीजिए। क्योंकि जब हम आगे अब ज्योतिष पढ़ने वाले हैं ना, तो जब हम प्रैक्टिकली कुंडली पर बात करेंगे, जैसे आज मैं एक कुंडली पर बात किया, तो आपको ये सारे के सारे सिद्धांतों को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। उत्तरोत्तरो बलम का मतलब क्या है कि लगन से ज्यादा बलवान पंचम है, पंचम से ज्यादा बलवान नवम है, 2 से ज्यादा बलवान 6 है और 6 से ज्यादा बलवान 11 है, 3 से ज्यादा बलवान 7 है, 7 से ज्यादा बलवान 10 है, 4 से ज्यादा बलवान 8 है और 8 से ज्यादा बलवान 12 है। तो यानी कि कुंडली में 9 10 11 12, ये जो चार हाउसेस हैं वो सबसे ज्यादा बलवान हैं। जैसे अभी ना एक मेरे पास कुंडली आई थी। हाँ, ये देखें, आपको कुंडली में बता रहा हूँ, व्हाट्सएप पे आया था। हम्म। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। चले, नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। हाँ हाँ, चलेगा तो बताता उसमें योग। हाँ हेलो, आप लोग सुन पा रहे हैं? जी। उसमें योग ना वो चतुर्थ हाउस में बना था।
तो उसके पास कहीं से बहुत बड़ा अमाउंट आने वाला है। तो उसका क्वेश्चन एक ही था, गुरुजी क्या हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा जितना कि मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी बन जाऊं। मैंने कहा कि नहीं, इस भूल से बाहर निकलो, क्योंकि जो योग बना है वो चतुर्थ में बना है। हाँ, बड़ा पैसे आने के लिए जो योग बनना चाहिए वो दसम और 11 में बनना चाहिए। तो लेकिन हाँ, चतुर्थ भी ठीक है। हाँ, वो चतुर्थ में हो सकता है, अपने खानदान में टॉपर हो सकता है, अपने समाज में टॉपर हो सकता है, अपने जिले में टॉपर हो सकता है। लेकिन यदि स्टेट में टॉपर होने के लिए और इंडिया में टॉपर होने के लिए दसम और 11 ही जिम्मेवार है। यदि वर्ल्ड में टॉपर होना है, क्योंकि वो देखना पड़ेगा चीजें, लेकिन चार में है तो ठीक है। तुम अपने जिले में, गांव में, अपने सोसाइटी में, अपने समाज में तुम टॉपर हो, ये भी कोई कम चीज है, कोई छोटी चीज नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पर कहा तत्रा तत्राप्याद्यो व्यय स्थाना द्वितीयम बलवत्तरम, माने पहला का अष्टम आयु का स्थान। तो पहला स्थान, पहला मारक कौन है? दूसरा। और दूसरा मालक कौन है? सातवां। तो कहा सातवां बड़ा प्रबल मारक है। आप देख लेना, महाभारत रामायण ये सब स्त्री के कारण ही हुआ था। हाँ, क्योंकि कोई किसी का पैसा उधार लेकर के मार ले तो ठीक है, भूल जाता है व्यक्ति। लेकिन किसी के बीवी को और किसी के बहन को यदि कुछ बोल दे तो मर मारने की बात आ जाती है। आज तक तो देखो जितने भी दंगा हुए हैं, वो सब कम्युनिटी में भी उसी को लेकर के हुए हैं। तो कहा कि जो सातवां स्थान है आ, प्रबल मारक है। दूसरा, यदि मृत्यु छोड़ भी दे, लेकिन सातवां कभी नहीं छोड़ता, प्रबल मारक होता है। कहा इसके पीछे रीजन एक भी है कि जो दो का लॉर्ड होता है ना, कभी लगन का मित्र भी हो जाता है। अब देखो यहाँ पर मीन लगन की कुंडली है, तो दो का लॉर्ड कौन है? मंगल है। अब दो का लॉर्ड मंगल है, अब इस तरह से बात है तो लगन का मित्र ही है ना मंगल, लगन को मारेगा छोड़ेगा। भाई मृत्यु का मतलब है लगन को मारना। तो दो का जो लॉर्ड है वो लगन का मित्र है। लेकिन यदि यहाँ पर राशि, यदि हम मेष राशि की कुंडली बना देते हैं, तो मेष राशि की जो कुंडली बनाते हैं तो सेकेंड लॉर्ड कौन होता है? शुक्र। शुक्र। तो जब सेकेंड लॉर्ड शुक्र होगा, वो तो लगन का शत्रु भी होगा ना। हम्म। तो कहा कि सेकेंड को ज्यादा प्रबल मारक हम इसलिए नहीं बोलेंगे कि उसके अंदर कंडीशन है, क्योंकि वो लगन का मित्र बन जाता है, कभी लगन का शत्रु बन जाता है। तो उसके मृत्यु में आगे वही हम पढ़ेंगे कि कैसे कंडीशन होगा तो क्या होगा। लेकिन जो सप्तम है वो हमेशा लगन का शत्रु होगा। अब देख लेना किसी भी कुंडली में, मेष लगन में शुक्र सप्तम होगा, वृष लगन में सप्तम का लॉर्ड मंगल होगा, मिथुन लगन होगी तो सप्तम का लॉर्ड बुध होगा। तो जो भी लगन होगा उसका सप्तम का लॉर्ड हमेशा उसका शत्रु ही होगा। तो जुपिटर सब इसलिए बुध में। सर ये भी तो है, एक वेल्थ होती है, फर्स्ट का तो वेल्थ सेकंड हो गया तो इतना वो नहीं करेगा, उसकी वेल्थ है वो, हाँ, लेकिन सेवंथ वेल्थ का है। नहीं है। मतलब सेवंथ तो बिल्कुल शत्रु है ना। हाँ, सेवन और शत्रु तो है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सेकेंड की जो मृत्यु है ना, वो अपने आप क्रिएट करेगा। लेकिन सेवंथ का जो है ना, वो मृत्यु खुद क्रिएट हो जाता है। इसीलिए सातवां कहा द्वितीयम बलवत्तरम। यदि दूसरा मार्केस आए तो बोलते हैं इसको प्रबल मारक। हाँ, ऐसे लोग बोलते हैं अरे प्रबल मारक लगा हुआ है, आपने सुना है प्रबल मारक? तो वही है। कहा कि अलाभे पुनरेतेषा संबंधे न भयेषु च क्वचित शुभानां च दशासु। मतलब इसका अर्थ है कि अलाभे पुनरेतेषां संबंधे न व्यये सितु, कि यदि लॉन्गिविटी समाप्त हो जाए लेकिन उसको काफी समय तक कोई मारक की दशा ना मिले तो क्या वो नहीं मरेगा? का मरेगा तो। लेकिन लगन की शत्रु की दशा मिल जाए, अलाभे पुनरेतेषाम, कोई दशा, दशा स्वस्थ में स दशासु सुतः केवलानां च पापानां दशासु निधनम क्वचित। केवलानां च पापानां, किसी भी पापी ग्रह की दशा। पापी का मतलब है 3 7 11 के स्वामी, हमेशा याद रखिएगा। पापी का मतलब शनि, मंगल, सूर्य
राहु केतु से नहीं है। तो केवलानाम पापानाम दशासु निधनम क्वचित, का कोई भी पापी ग्रह की दशा अंतरदशा आती है, कल्पनीयम बुधैर्णेण मारका राम दर्शने। तो कोई भी दर्शन का मतलब है मार्केश उसको नहीं भी मिलता है, लेकिन ऐसे विद्वानों को बड़ा सोच समझ करके फलादेश करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि भाई कोई ना कोई तो पापी तो अंतरदशा मिल ही जाएगी ना, तो मरेगा ही मरेगा। कहा कि हाँ, मेन चीजें है ना लॉन्गिविटी समाप्त होना, लॉन्गिविटी जब ही समाप्त होगी ना, उसके बाद 2 3 4 साल के अंदर कोई भी दशा उसको मिलेगा ना, तो वो चीजें आ जाएगी। अब देखें यहाँ पर वही कहा कि सप्तमेश या द्वितीयेश की दशा, सप्तम भाव तथा अद्वितीय भाव में बैठे ग्रह की दशा, सप्तमेश या द्वितीयेश के साथ युक्त त्रिषाढ़ेश की दशा, अशुभ द्वादशेश या उससे संबंधित ग्रहों की दशा, त्रिषाढ़ाय भाव के स्वामी की दशा, पापी अष्टमेश की दशा। इतनी देखो, अष्टमेश के साथ पापी शब्द क्योंकि अष्टमेश कभी शुभ होता है। हाँ, मेष लगन में अष्टमेश लगन का स्वामी हो जाता है। हाँ, तो बहुत सारे लगन में वो मित्र भी हो जाता है, तो ऐसे में उसको देखना पड़ेगा। जैसे कि कर्क लगन की कुंडली है, तो नहीं, कर्क लगन की नहीं, सिंह लगन की कुंडली है, तो बृहस्पति 5 और 8 का लॉर्ड हो जाता है सिंह लगन में। आप देख लो, 9 नंबर राशि हो जाएगी पंचम में, और 12 नंबर राशि हो जाएगी उसके अष्टम में। तो यहाँ पर मृत्यु, यहाँ पर ऐसे में मृत्यु नहीं देगा। तो पापी अष्टमेश की दशा, जब अष्टमेश यदि लगन का कोई मित्र ना हो, ऐसी दशा में उसको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कहा कि वह बच्चा जन्म लेता है ना, तो सबसे पहले ये आयु नहीं देखना चाहिए। हाँ, क्योंकि बच्चा जो जन्म लेता है, तो सबसे पहले उसकी कुंडली में बालारिष्ट देखना चाहिए। जो मैं बोला था ना कि बालारिष्ट, योगारिष्ट, आ, और वो पहले पढ़ाया था ना आपको, क्योंकि सबसे पहले सद्योरिष्ट, बालारिष्ट, योगारिष्ट, अल्पायु। तो बच्चा जन्म लेता है तो उसकी कुंडली में कभी भी भूल के भी लॉन्गिविटी चेक नहीं करना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं बच्चा जन्म ले ले, उसकी लॉन्गिविटी चेक करो। हाँ, क्योंकि आप एक चीज याद कर लें या आप लिख लें, जो बच्चा जन्म लेता है ना, तो 4 साल तक उसके माँ के ग्रह उसके ऊपर काम करते हैं, 8 साल तक उसके पिता के ग्रह उसके ऊपर काम करते हैं, और 8 साल के बाद उसके ग्रह उसके ऊपर काम करते हैं। हाँ, अब फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा जन्म लिया गरीब के घर में, उसको उठा करके एक साइंटिस्ट के पास रख दो, और साइंटिस्ट के बच्चे को उठा करके गरीब के घर में रख दो। अब ये बताओ, दोनों की जो परवरिश होगी, दोनों में कितना डिफरेंट होगा? होगा ना। तो इसलिए जो बच्चा जन्म लेता है, तो सबसे पहले उसकी माँ की कुंडली चेक करो। हाँ, क्योंकि बालारिष्ट हमेशा चंद्रमा से होता है, और बच्चे को सबसे ज्यादा कष्ट उसकी माँ से होने वाली होती है। हाँ, क्योंकि माँ समय से दूध न पिलाए। कभी कभी तो आप लोग, तो आप लोग इसमें क्लास में ज्यादा है, तो माँ लोग हैं, कुछ गलत चीजें खा लेते हैं माँ, और दूध पिला देते हैं बच्चे को, और रोने लगता है बच्चा। अब मुझे बताओ, बच्चे की क्या कसूर था? हाँ, चटकार मटकार तो खाया उसकी माँ ने, कष्ट हो रही है बच्चे को। डॉक्टर बोलता है कि भाई आप अपने खाने पीने पर ध्यान दें। भाई, कष्ट हो रहा है बच्चे को, माता पिता को क्या खाने पीने के। गांव में ना बच्चे भी रोने लगते थे, तो जो सासू माँ होती थी ना, अपनी बहू को गाली देती थी, भाई बच्चा रो रहा है, बच्चे को दो। नहीं नहीं नहीं, गुरुजी इसकी माँ बड़ा गड़बड़ है, कुछ खा लेती है, अपनी इसकी जबान पे कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ तक कि कभी कभी माँ यदि सो रही है, बच्चे ठंडी के दिन, माँ बच्चे के पास सोता है, उसका चादर हटा दी, माँ के हाथ बच्चे पे चला गया, या माई उस पर सो गई, तो पता भी नहीं चलता। एक सेकंड नोट कीजिएगा। हाँ बेटा बोलो। मम्मी यहीं पे है। अभी मैं बिजी हूँ, थोड़ा देर में बात करता हूँ, बात कराता हूँ, ठीक ना। तो इसीलिए बच्चे से ज्यादा
उसके कुंडली में चंद्रमा को देखो, हाँ, तो उसको बालारिष्ट बोलते हैं। बालारिष्ट का मतलब होता है कि 12 वर्ष की आयु के पूर्व कुछ भी कष्ट हो तो बालारिष्ट का हिस्सा है, और यह कष्ट उसको माता पिता से होने वाले हैं, और किसी से उसको कष्ट नहीं है। हाँ, तो यह कैसे पता चलेगा? आ, ये कभी कभी बच्चे होने के बाद माता बच्चे से भी माता पिता को कष्ट हो जाता है, लेकिन वो भाग्य बोलते हैं, वही सब चेक करना होता है कि बच्चे को माता पिता से कष्ट है या माता पिता को बच्चे से कष्ट है। कभी कभी अब एक व्यक्ति है, जब से उनके यहाँ एक संतान जन्म हुआ है, उसके पहले उनकी कंपनी थी 1 साल पहले 100 करोड़ की, आज वो कंपनी 20 करोड़ पे आ गई। ईडी का भी छापा आ गया, वो जेल जेल भी अभी संजोग बना हुआ है, और उनके लिए मैं कुछ पूजा पाठ भी किया। तो अब वो कह रहे हैं कि गुरु जब से लड़की जन्म ली है तब से हमारे यहाँ दिक्कत आ रहा है। अरे भाई, लड़की तो लक्ष्मी का प्रतीक है, हम उसको गलत कैसे कह दे? लेकिन रियल उनके साथ हो रहा है ना ऐसा चीजें, तो हम किसी पर ब्लेम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि लड़किया का भाग माता पिता के लिए कैसा है, उसका इसके लिए कैसा है। इस सब चीजों को देखने के लिए इसका नाम है बालारिष्ट। और बालारिष्ट हम देखते कैसे हैं? तो वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा पर देखें। बालारिष्ट का निर्णय करने के लिए मुख्यतः जो जिम्मेवार होता है वो है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक होता है। दूसरा जो जिम्मेवार है वो है लगन, क्योंकि लगन जिस समय बच्चा जन्म लिया, वो लगन कैसा है। यदि जन्म लेते ही लग्ने से यदि अष्टम में चला गया हो, लगन और लगने से पाप कर्तरी योग में हो, चंद्रमा पाप कर्तरी योग में हो, बड़ा कष्टप्रद होता है। फिर अष्टम, क्योंकि अष्टम भाव जो है उसकी आयु है, तो सबसे पहले अष्टम को चेक करो कि अष्टमेश बलवान होना बड़ा जरूरी है। अरे जिएगा तभी तो कष्ट भोगेगा, तो अष्टम के चेक करो। कुछ बालारिष्ट के प्रमुख शास्त्रीय योग हैं, उसके लिए आप ग्रंथ पढ़ें, जैसे लघु जातक, बृहद जातक। आप शास्त्रीय ग्रंथ भी पढ़ सकते हैं, क्लासिकल ग्रंथ, दशा गोचर का भी। और माता को कष्ट, पिता को कष्ट, ये मुख्यतः 7 चीजों पर दिमाग को केंद्रित होकर के बच्चे की कुंडली देखना चाहिए। आजकल के कुंडली कैसा देखा जाता है? बच्चा जन्म लेता है तो माँ पूछती है डॉक्टर बनेगा इंजीनियर बनेगा। अरे पहले तो इसकी सर्वाइविंग का देखो, इसकी आरोग्यता का देखो, इसकी बालारिष्ट योग देखो। और ज्योतिषी भी बताते हैं कि हाँ हाँ ये तो कलेक्टर बनेगा। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। बच्चा जन्म ले रहा है तो ऐसे ज्योतिष में तो 4 साल तक उसकी कुंडली देखने का भी मनाही है, कि 4 साल तक उसकी कुंडली मत देखो। और देख भी रहे हैं तो मात्र 4-5 चीज देखो। नंबर 1 बालारिष्ट, नंबर 2 वही चंद्रमा की स्थिति, लगन की स्थिति, अष्टम की स्थिति, दशा गोचर, और बच्चा माँ बाप के लिए कैसे हैं, और माँ बाप बच्चे के लिए कैसे हैं। तो इतना देखना चाहिए बस, उसके अलावा कुछ नहीं देखना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि उसकी भविष्य का कोई फलादेश नहीं करना चाहिए 4 साल के पहले। अब यहाँ पर एक चीज याद रखें कि केंद्र में स्थित शुभ ग्रह शिशु की रक्षा करते हैं, जबकि केंद्र में स्थित पाप ग्रह बच्चे को तो कष्ट देते ही देते हैं, उसके माँ बाप को भी ज्यादा कष्ट देते हैं। यानी कि जन्म के समय सारे के सारे पाप ग्रह यदि केंद्र में हैं तो सबसे बड़ा बाला रिष्ट होगा, उसके माता पिता भी कष्ट में रहेंगे, ये भी कष्ट में रहेगा। ये चीजों पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। अब बालारिष्ट के कुछ शास्त्रीय नियम क्या है कि षष्ठाष्टम ऋफगः चंद्र ग्रह क्रूरै वीक्षितः जातस्य मृत्युदः सद्य त्वष्ट वर्षे शुभेक्षितम। कहता है कि जन्म समय के यदि 6, 8, 12 में चंद्रमा हो और उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो सद्य मृत्यु हो, मतलब 1 साल के अंदर ही कष्ट होता है। हाँ, और यदि उसको शुभ ग्रह देख लिए तो 8 साल तक कष्ट होता है।
माने 8 साल में कभी ना कभी कष्ट हो। यदि पाप ग्रह देख लेते हैं तो सद्य, यहाँ पर सद्य कहा, लेकिन हम 1 महीना 1 साल बता देते हैं कि बड़ा बच्चे के लिए कष्टकारी है। यदि ये साल बच्चा निकाल लिया, आगे निकाल लेगा। यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो 8 साल तक दिक्कत होती है, लेकिन बच्चा सरवाइव करता है क्योंकि शुभ ग्रह उसको देख रहे हैं। अब ये जो कुंडली देख रहे हैं आप, 7 सितंबर 2021, देखिए यहाँ पे चंद्रमा अष्टम में है। देखिए अब डिग्री वोग्री भी आप देख लेना। मेरा कहने जैसे अभी ये कुंडली बताया था, उस कुंडली में भी चंद्रमा 89 की कुंडली में चंद्रमा 12 में बैठा था, मंगल भी देख रहा था। वहां पर तो यही श्लोक की सद्य और मृत्यु 1 महीने के अंदर मृत्यु होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। 8 साल में भी नहीं हुआ। आज इतने साल के हैं। तो एक बार डिग्री भी देखो। मैं डिग्री यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, अब थोड़ा आगे पीपीटी बनाऊंगा तो डिग्री बाय डिग्री बनाऊंगा, क्योंकि अब आप डिग्री समझने लगे। तो अब इसको सदी के साथ बैठा राहु देख रहा है। ये सद्य और इष्ट है। ये सरवाइव नहीं कर पाएगा बच्चा, बड़ा मुश्किल है सरवाइव करना। दूसरी कुंडली में 12 में चंद्रमा बैठा मंगल के साथ और शनि का एस्पेक्ट हो रहा है। तो दोनों ही सद्य और इष्ट है। ये भी सद्य और इष्ट है, ये भी सद्य और इष्ट है। लेकिन यहाँ पर शनि के साथ साथ बृहस्पति भी देख रहा है पंचम भाव से। हाँ, आप चेक करेंगे तो यहां से बृहस्पति देख रहा है चंद्रमा को, और यहां से शनि देख रहा है चंद्रमा को, और मंगल इसके साथ ही बैठा है। तो सद्य और इष्ट तो था, लेकिन जुपिटर की आस्पेक्ट ने वो सद्य और इष्ट से बालारिष्ट में कन्वर्ट कर दिया। 8 साल तक कष्ट होगा, लेकिन बच्चा सरवाइव करेगा। यहाँ पर जो है, इसको सरवाइव होने की भी चांसेस बड़ा कम है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी शुभ ग्रहों का आस्पेक्ट नहीं है। चंद्रमा ऐसे भी निर्बल है, शनि के साथ बैठा, राहु का आस्पेक्ट बैठा। तो दोनों कुंडली में बालारिष्ट है, लेकिन एक सर्वाइवेबल है और दूसरा तो सर्वाइव करने में भी मुश्किल है। तो इस तरह से हमको बालारिष्ट चेक करके देखना पड़ेगा कुंडली में। अब दूसरा बालारिष्ट जो कहता है कि चंद्र सूर्य ग्रहे राहु, चंद्र सूर्य युतो यदि सौरी भौमे छितम लग्न पक्षमेकम सजीवती। ये तो कहा कि 15 दिन में ही बालारिष्ट आ जाता है। कैसे 15 दिन में बालारिष्ट आता है? तो कहा कि ग्रहण काल के समय जन्म हो, है कि चंद्र सूर्य ग्रहे राहु, मतलब राहु जो है चंद्र सूर्य के साथ हो। हाँ, या चंद्र सूर्य राहु से युक्त हो या केतु से युक्त हो। सौरी का मतलब होता है शनि। हाँ, भौमे का मतलब होता है मंगल। छितम लग्नम, ये लगन को देख रहे हो। पक्षम एकम न जीवती। अब ये जो कुंडली है, यहाँ पर देखें कि सूर्य चंद्रमा राहु एक साथ ही बैठे हैं। शनि और मंगल दोनों ही लगन को देख रहा है। 22 अगस्त 2017 का जन्म है, और ये तो मेरे खास जानने वाले व्यक्ति के हैं। हाँ, हाँ। तो यहाँ पर भी सद्य और इष्ट पक्ष में वो कम न जीवती, ये तो एक पक्ष के अंदर ही मृत्यु कर देता है, ये बड़ा। और यहाँ पर तो राहु भी लगन को देख रहा है, तो जितने पाप ग्रह हैं वो लगन को देख रहे हैं, और चंद्रमा भी राहु और सूर्य के साथ पीड़ित है। तो ऐसा बच्चा सरवाइव करेगा? बिल्कुल नहीं। एक ही चीज इसके अंदर है कि अष्टमेश बलवान होकर के अष्टम में बैठा है, लेकिन उस अष्टम को भी शनि देख रहा है। तो इस बच्चे का सर्वाइविंग पावर बड़ा कम है। हाँ, बड़ा कम है। तो ऐसे में इसको बोले कि भाई बालारिष्ट की तुम शांति कराओ। फिर बोलते हैं पापा द्वय मध्य गते चंद्र लग्न मास लग्न समाश्रिते सप्ताष्टगेन पापेन मात्रा सह मृतः शिशु। ये तो कभी कभी माँ और बच्चे दोनों के लिए कष्टप्रद है। कहा कि पाप द्वय मध्य गते चंद्रे, चंद्रमा पाप कर्तरी योग में हो, पाप कर्तरी में चंद्रमा बैठा हो। पाप कर्तरी क्या होता है सर? दो पाप ग्रहों के बीच में, जैसे यहाँ पर देखें अच्छा अच्छा। केतु जो है 12 डिग्री का है,
मंगल 5 डिग्री का है और चंद्रमा 3 डिग्री का है। अब डिग्री भी आपको आएगा आगे। अब तो यहाँ पर चंद्रमा जो मंगल से पीछे है और मंगल की आगे राहु काश पे राहु है और केतु भी आगे है। लेकिन चंद्रमा के जो पीछे धनु राशि में चंद्रमा बैठा शनि बैठा है, तो चंद्रमा पाप कर्तरी योग में हो गया। तो कहा कि चंद्रमा यदि पाप कर्तरी योग में हो, ठीक ना, फिर कहा कि लग्न समाश्रित, लग्न में हो या लगन भी पाप कर्तरी योग में हो, सप्त अष्टम अष्ट सप्तम अष्टम गे न, मतलब और द्वादश में हो, पापे न, माने कि 7, 8 और 12 में पाप ग्रह हो, ठीक ना, मात्रा सह मृता शिशु, तो अस्त्र शस्त्र के द्वारा ऑपरेशन के समय ही डॉक्टर से कुछ गलती होने के कारण या चोट चपेट लगने के कारण दिक्कत आना, ठीक ना। अब ये जो बच्चे हैं ये क्या हुआ कि जन्म के 2 साल बाद ये 3rd फ्लोर से ही गिर गया। इसके माँ को मैंने बोला था, जन्म हमारे किसी खास व्यक्ति के हैं कुंडली, तो जब ये जन्म लिए इनकी शादी नहीं हो रही थी, तो शादी के लिए भी मैंने ही वो किया था पूजा पाठ, तो शादी हो गई। और जब शादी हो गई तो फर्स्ट लड़का हुआ, तो हमारे पास कुंडली दिखाए हमको, मतलब लड्डू वड्डू भी खिलाए। तो मैंने बोला कि बाला रिष्ट है वो करवा लेना। तो इनका जिस परिवार में शादी हुआ था, इनके पति ने बोल दिया कि अरे पंडित जी को पैसे चाहिए, इसीलिए वो कह रहे हैं मतलब इनको पूजा कराना है इसीलिए। तो इनके पति ने एक शब्द ऐसा बोल दिया कि मुझे बड़ा दुख हो गया। उन्हें बोला कि अरे गुरुजी बाला रोरा रिश्ता तो चलो ऐसे ही है, अब मैं ऐसे ही पूजा करा लेंगे। तो हमारे दिल में बात थोड़ा चुभ गया कि ऐसे ही करा लेंगे, तो भाई मैं तुम्हारे पैसे के लिए थोड़े तुमको मैं पूजा बता रहा हूँ, भगवान की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। अब 2 साल बाद वो छत से गिर गया। हाँ, 3rd फ्लोर से जीना से गिरा, वो जीना में होते नहीं अंतरा, उससे गिर गया। तो बच तो गया, लेकिन देखो बाला रिश्ता अपना पूरा, उसके बाद उन्होंने बड़ा बृहद पूजा किया। फिर पहले तो पूजा मैंने बोला था छोटे मोटे में, उसके बाद तो बहुत लंबे पूजा किया, 7, 8 पंडितों के साथ पूजा हुआ। अब वो थोड़ा सही है। तो देखना पड़ेगा कि हमारा बाला रिष्ट कितना प्रबल है, तो उपाय भी उतना ही होना चाहिए। चौथा जो बड़ा लिस्ट होता है ना, जो गंडमूल होता है, गंडमूल भी बहुत बड़ा लिस्ट होता है। हाँ, तो ये गंडमूल मेरे ख्याल से फर्स्ट क्लास में मैंने पढ़ा दिया है, यहाँ पर सिर्फ हिंट्स दे देता हूँ कि अश्वनी माघा मूल, ठीक ना, आश्लेषा ज्येष्ठा और रेवती, ये मूल नहीं है रेवती है, हमने यहाँ पे गलत लिख दिया। तो आश्लेषा माघा मूल, हाँ, अश्वनी माघा मूल, आश्लेषा ज्येष्ठा और रेवती, ठीक ना। ये जो हमारे नक्षत्र हैं, ये गंडमूल में आते हैं। गंडमूल में क्यों आते हैं, इसके पीछे रीजन है ना। हाँ, गंडमूल में क्यों आते हैं, आप इसके पीछे रीजन है कि क्योंकि ये गांठ पे आते हैं। यदि इन नक्षत्रों में यदि जन्म हो, ठीक ना, और ये सुबह और शाम के समय में जन्म हो, तो ये बड़ा कष्ट देने वाला होता है, बड़ा कष्ट देने वाला होता है। हाँ, उसमें भी जो मूल, हाँ, और आश्लेषा जो नक्षत्र है ना, लिख लीजिए, प्रैक्टिकल मैंने देखा हूं, मूल और आश्लेषा, ये 2 नक्षत्र सबसे ज्यादा कष्टकारी होते हैं गंडमूल में। हाँ, तो आश्लेषा और मूल नक्षत्र में हो तो बहुत ज्यादा कष्टकारी है, ऐसे बच्चे को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये जो आश्लेषा आएगा वो आपकी वृश्चिक राशि 16 डिग्री 20 मिनट के बाद होगा, धनु राशि 13 डिग्री 20 मिनट तक होता है। तो 16:40 के बाद अगर 13 डिग्री 20 मिनट धनु राशि में यदि चंद्रमा हो तो ये नक्षत्र आता है, और ये सबसे बड़ा कष्टकारी होता है, याद कर लें। ये 2 नक्षत्र में यदि जन्म लेता है, या तो अपने माँ के लिए घातक है या पिता के लिए घातक है, और उसमें भी मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में यदि जन्म लेता है
तो वो माँ बाप दोनों को हाथ धो लेता है। हाँ, 1 वर्ष के अंदर या माँ या बाप की मृत्यु हो जाए, पिता की मृत्यु हो जाए, माँ की मृत्यु हो जाए, दोनों की मृत्यु हो जाए, या इसकी मृत्यु हो जाए, ये तो होना ही होना है। तो उसी तरह पूजा पूजा करवा लेते हैं तो भी ऐसा होता है? हाँ, पूजा वूजा गंड जो होती है मूलों की पूजा। बाकी सब में जो अश्विनी माघा ज्येष्ठा रेवती, ये जो नक्षत्र है, यदि मूल में दूसरे तीसरे चौथे चरण में हो, या श्लेषा में फर्स्ट सेकेंड थर्ड चरण में हो, तब तो ठीक है, मूल और की शांति कराने से फर्क पड़ जाता है। लेकिन मूल के प्रथम चरण में, यानी कि धनु राशि के 1 या 2 डिग्री पे यदि जन्म लिया है, वो बड़ा कष्टकारी, वो तो कुछ ना कुछ फल देगा। यदि मृत्यु ना दे तो कुछ पैसे के नुकसान कर दे, या कुछ 5 साल तक इतना बीमार रहे, या कुछ बीमारी हो जाए आजकल, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और कितने साल तक सर रहता है इसका असर, मतलब? हाँ, गंडमूल का जो रिजल्ट रहता है ना, मुख्यतः 1 साल तक ज्यादा रहता है, 1 साल तक। ऐसे तो कितने लोग बोलते हैं कि 27 दिन, 27 महीने, 27 साल, पता नहीं। लेकिन ये गंडमूल 1 साल तक बड़ा भयंकर रहता है। यदि 1 साल तक निकाल दिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन इसके अंदर एक क्वालिटी भी है, यदि मूल और आश्लेषा नक्षत्र वाला व्यक्ति बच गया तो बड़ा विद्वान बनता है। जैसे तुलसीदास थे, हाँ, माता पिता तो मर गए, मूल के में थे, लेकिन इतिहास कायम कर दिया। कालिदास थे, तो इनके तो माता पिता या पहले तो दिक्कत आती है, लेकिन देखो ना, मूल का जो केतु है और बुध है नक्षत्र ना, बड़ा बुद्धिमान होते हैं। तो ये 2 नक्षत्रों को थोड़ा ध्यान में आपको रखना पड़ेगा गंडमूल के लिए। अरिष्ट भंग भी होता है, जो अरिष्ट जैसे होता है ना, उस तरह से अरिष्ट भंग भी होता है। हाँ, अरिष्ट भंग का ये जो मैंने लिखा हूं, देखो, अरिष्ट भंग का अर्थ है कि अरिष्ट का समन है, यह सुरक्षा प्रदान करता है, और इसके फलस्वरूप जातक के जीवन में अपेक्षित सुधार होता है। लेकिन ये नहीं होता है कि अरिष्ट भंग होने का मतलब अरिष्ट हट गया है। अरिष्ट तो आएगा, लेकिन बचाव हो जाएगा। तो ये अरिष्ट भंग के 4 नियम हमने बताए हैं, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। लग्नेश, आप सबसे पहले अरिष्ट भंग का एक नियम है कि लगन में गुरु हो ना, तो 1,00,000 दोषों को नष्ट कर देता है। लगन का गुरु बड़ा सभी अरिष्ट का भंग कर देता है। हाँ, लगन लग्नेश चंद्रमा चंद्रेश और सूर्य जितना बलवान होंगे, उतना ही अरिष्ट भंग होने की संभावना बना रहता है। देखो, लगन लगने चंद्रमा चंद्रेश सूर्य, यही तो उत्पन्न करने वाले अरिष्ट हैं। ये जितना बलवान होंगे, तो मेरे ख्याल से यदि ये बलवान हो तो अरिष्ट ही नहीं होगा। यदि चंद्र चंद्रेश बलवान हो गया, लगन लगनेश बलवान हो गया, तो सूर्य बलवान होगा, तो अरिष्ट हुआ क्या? पूरा अरिष्ट तो चंद्रमा और लगन पर ही खेल है ना। बलवान गुरु लगन में हो तो 1,00,000 दोषों का निवारण करते हैं। शुक्र हो तो 10,000, बुध हो तो 1,000। यानी कि तीनों में कोई एक लगन में बैठता है ना, तो गंडमूल ऐसे दोषों का भी निवारण कर देता है। तृतीय, षष्ठ और एकादश भाव में यदि पाप ग्रह बैठे हों, तो वो भी सारे के सारे अरिष्टों को नष्ट कर देते हैं। हाँ, तो ये अरिष्ट भंग आप मेरे ख्याल से समझ ही गए। उपाय में कहता है कि देखो, अरिष्ट कितना बलवान है, तो उपाय भी उसी के दमदार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरिष्ट छोटा है आप बड़ा उपाय कर दिए, नहीं। अब बड़ा बड़ा जैसे गंडमूल के मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ है, तो फिर वैसे में तो 27 ब्राह्मण, 27 कुएं का जल, 27 नदी, ये पूरा का पूरा 100% करना चाहिए। 27वें दिन ही कर लेना चाहिए। लेकिन ये अश्वनी में जन्म लिया है, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता। आश्लेषा भी है, मघा में जन्म लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देख लेना, छोटे मोटे उपाय से भी काम चल जाएगा, ठीक ना। तो जितना बड़ा अरिष्ट होता है, उतना आप वो कराएं। और अरिष्ट में सबसे ज्यादा शंकर जी की पूजा करा दे। महामृत्युंजय का हो गया, रुद्राभिषेक पूजा हो गया, तो इससे वो मृत्यु टल जाता है, पीड़ा कम होता है। हाँ, और उपाय भी बड़ा चमत्कारी होते हैं। हाँ, इसीलिए हमारा जो पहले 16 संस्कार थे ना, तो सब संस्कार में हवन का विधान हमारे ऋषियों ने बताया है। हवन करने पर भी काफी चीजें खत्म हो जाती है। सभी नौ ग्रहों का एक बार हवन तो करानी ही चाहिए, इसलिए 12वें दिन हवन ववन कराने की प्रथा जो है। तो एक पाया होता है, पाया सोना, तांबा, चांदी और लोहे का होता है। तो सोना का पाया सामान्य होता है,
तांबा का पाया श्रेष्ठ होता है, चांदी का पाया सबसे श्रेष्ठ होता है, और लोहा का पाया सबसे गड़बड़ होता है। 4, 8, 12 में चंद्रमा हो तो लोहे का पाया होता है। रानी, अनिल से फोन दे देना, अनंत का फोन है। तो अ, यदि लगन कुंडली में 1, 6, 11 में हो तो सोने का पाया होता है चंद्रमा। ये सब चंद्रमा से देखते हैं। चंद्रमा यदि 3, 7, 10 में हो तो तांबे का पाया होता है। 2, 5, 9 में हो तो चांदी का पाया होता है। 4, 8, 12 में हो तो लोहे का पाया होता है, जो कि अनिष्ट है। तो आज का क्लास हमारा इतना है। अगले क्लास में अब हम महादशा और अंतरदशा के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम योग के बारे में पढ़ रहे थे, केंद्र त्रिकोण का संबंध, भाव में कौन सा भाव में संबंध बने तो अच्छा फल मिला। अब हम दशा के बारे में पढ़ेंगे, कौन से ग्रह की महादशा में कौन सी ग्रह की अंतरदशा कैसी हो। जैसे सभी ग्रह हैं, उनके अंदर 9 अंतरदशाएं होती हैं। तो महादशा में क्या फल होगा, और जो फल है वो अंतरदशा में कब कब कैसे कैसे मिलेगा। और कुंडली में बहुत सारे सिचुएशन है। हाँ, तो ये अंतरदशा के बारे में, महादशा के बारे में अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक ना। तो अब हम हमारा क्लास शनिवार को होगा। तो किसी का कोई डाउट है? हेलो। हेलो। हाँ, किसी का कोई डाउट है? डाउट तो कुछ नहीं है। चलिए सर वो ठीक है। थोड़ा पूछना था, जो ये गंडमूल की पूजा होती है, जैसे कोई बच्चा बड़ा हो गया है, जैसे मेरी बेटी 16 साल की हो गई, अब तो वो अश्विनी में हुई थी तीसरे चरण में, तब तो अश्विनी बड़ी हो में गई है, तो तो अब कोई तो कोई फर्क, कोई अश्विनी दिक्कत नहीं नक्षत्र है। में ऐसे भी कोई गंडमूल नहीं होता, मैं बोला ना। हाँ अश्विनी हाँ, नक्षत्र में कोई गंडमूल नहीं होता। अब तो 16 हाँ, साल की हो गई, अब गंडमूल तो एज के साथ तो वैसे भी खत्म हो जाता होगा। वो 1 साल तक हम्म, ही रहता है। हाँ, और अश्विनी नक्षत्र में ऐसे भी गंडमूल नहीं है। चले कल क्लास में, अगले क्लास में आपको गंडमूल के बारे में समझाऊंगा। ठीक ना। ठीक है ठीक है। हाँ, गंडमूल क्यों बनता है, रीजन क्या है गंडमूल में, अगले क्लास में पढ़ाऊंगा आपको। ठीक ठीक ना। है सर, ठीक है। मुझे एक बार याद दिला दीजिएगा। हाँ। ठीक ठीक है, है। ओके ओके, जय ठीक है माता सर, दी। थैंक यू, थैंक यू जय थैंक माता। यू, थैंक यू, ओके सर, थैंक जय यू। माता।